बंधक बने हुए हैं वो रिहा होंगे, उनके लिए काफी राहत भरी ये खबर है। प्रणय, जैसा कि दीपक वोरा जी भी कह रहे थे कि दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस या फिर कहें उनका इम्पैक्ट, क्या इस बात को भी आप मानते हैं? हालांकि ईरान बहुत खुलकर या कुछ अभी तक उसने कहा नहीं है, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट उसका, या फिर कतर या फिर अमेरिका का। देखिए, ईरान इसके अंदर एक बाहरी कारक के तौर पर, एक फैक्टर के तौर पर जरूर मौजूद है, लेकिन इसमें आप देखें कि जो हमास का नेतृत्व है, इस्माइल हानिया की अगर बात की जाए तो वो कतर के अंदर मौजूद है, और कतर जो है एक तरीके से इसमें डील मेकर है। कतर की भूमिका महत्वपूर्ण है, साथ ही अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। जो जानकारी मिल रही है अभी उसके मुताबिक हमास की तरफ से जो थाई नागरिक हैं, थाईलैंड के कई नागरिक जिन्हें किबुत्ज जो वहां पर काम कर रहे थे, उन किबुत्ज से उन्हें अगवा किया गया था, उन्हें भी वो यूनिलैटरली रिहा कर रहा है। एक तरीके से एक इमेज मेकिंग की कोशिश हमास की तरफ से भी की जा रही है इस पूरे तनाव के अंदर। लेकिन आप देखें, जो डील हुई है उस डील के मुताबिक जो तमाम 50 नागरिक हैं उन्हें एक साथ नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि चरणों में छोड़ा जाएगा। उन चरणों के अंदर अगर बात की जाए तो उसमें कई महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि करीब 40 बच्चे और इसके साथ ही जो 30 महिलाएं हैं, वो खासतौर पर जो माएं और बच्चे हैं, यानी महिलाएं और बच्चे हैं, उनको रिहा किया जाएगा, उनकी प्राथमिकता होगी। लेकिन सबको जो है एक साथ नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर ये जो सीजफायर है ये 4 दिन के लिए, अगले 4 दिन के लिए और एक्सटेंड होता है तो इसके अंदर 30 लोगों को और छोड़ा जा सकता है। यानी करीब टोटल जो एग्रीमेंट है वो अगर चरणों में पूरी तरह से लागू होता है और इजराइल भी उसको एडेयर करता है, यानी उसे पूरी तरीके से उसका पालन करता है, तो करीब 80 नागरिकों की रिहाई हो सकती है। 200 से ज्यादा का यह आंकड़ा था। चरणों के अंदर कुछ नागरिकों को छोड़ा जरूर गया है, जिसके अंदर कुछ फ्रेंच नागरिक भी शामिल थे, कुछ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल थे उसके अंदर। लेकिन अभी सभी की एक साथ रिहाई नहीं हुई है, और ऐसे में यही बड़ा वाजिब आपने ये बिंदु उठाया है, और निश्चित तौर पर इंतजार भी इस बात का है कि जो 96 घंटे का ये पूरा युद्ध विराम होगा, उसमें अलग अलग चरणों में इन होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल जस का तस यही कायम है कि वो घड़ी कब आएगी, विशाल पांडे, जब बाकी के होस्टेजेस फ्री हो पाएंगे। और जिस तरीके से हम प्रेशर टैक्टिक्स का नतीजा देख पा रहे हैं कि आखिरकार इजराइल ने कैबिनेट की मीट को बुलवाया, आखिरकार इस पूरी सहमति को हम देख पा रहे हैं। अब बाकी होस्टेजेस को कब तक फ्री किया जा सकेगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पर मध्यस्थता शुरू हो चुकी है, बातचीत चल रही है, कतर इसमें शामिल है, मिस्र इसमें शामिल दिखाई दे रहा है, और जैसा दीपक जी ने कहा, अमेरिका जरूर इसमें शामिल होगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा रखना चाहता है, अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, और जिस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार मिडिल ईस्ट के देशों के दौरे पर गए, इजराइल के दौरे पर गए, तो ये कहा जा सकता है कि बंधकों की रिहाई में अमेरिका की भूमिका अहम हो सकती है। लेकिन 240 की संख्या में ये बंधक है, और अभी मात्र 50 बंधकों को छोड़े जाने पर सहमति बनी है, और वो भी तब जब फिलिस्तीनी जो कैदी इजराइल की कैद में है उनको छोड़ा जाएगा, और साथ ही 4 दिनों के लिए जब युद्ध विराम होगा। दबाव बहुत ज्यादा है इजराइल के ऊपर अपने नागरिकों को वापस लाने का, और इस दबाव का ही नतीजा है कि इस मध्यस्थता के लिए इजराइल को बातचीत करनी पड़ी। आप बने रहिए विशाल हमारे साथ, लगातार दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, आखिरी कमेंट लूंगी मैं आपसे। पेसिमिस्टिक से हटकर अगर हम ऑप्टिमिस्टिक इसका कोई हल देखें कि कुछ अच्छा मिलेगा आगे, तो क्या लगता है आपको? मुझे 50 साल हो गए हैं कूटनीति में, और खासतौर मिडिल ईस्ट में काफी साल बाहर रहा हूं। आपको ये बता सकता हूं कि माय ऑप्टिमिज्म इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिज्म। मैं उम्मीद करता हूं, दिल कहता है कि ये कामयाब हो, मन कहता है अभी बहुत सी चैलेंजेस, बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। बिल्कुल, दीपक वोरा जी, प्रणय उपाध्याय, विशाल पांडे, आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।